हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी चैप्टर जूझ। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जूझ जूझ बाय आनंद यादव। जैसे कि चैप्टर आनंद यादव द्वारा रचित है और आनंद यादव ही इस जूझ चैप्टर के मेन लेखक है, मेन सारांश के अधीन हिस्सा है, क्योंकि आनंद यादव के साथ ही ये सारा हिस्सा गठित हुआ था और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने ये जूझ चैप्टर में सारा उनका हिस्सा, जो उनके बचपन से लेके उसके मरते दम तक उन्होंने क्या क्या जीवन में संघर्ष किए थे, वो सारा उन्होंने अपना इस जूझ चैप्टर में बताया है। क्योंकि जूझ का बेसिक अर्थ अपन हम सभी जानते हैं, संघर्ष करना। संघर्ष का अर्थ होता है कठिन मेहनत करना, कठिन मेहनत से अपने परिश्रम, अपने गोल को अचीव करना। तो यही कुछ ऐसा भी इनके साथ ही हुआ है। जैसे आनंद यादव ने बचपन से लेकर मरते दम तक सिर्फ संघर्ष में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया था, यानी उन्होंने संघर्ष में ही सारा जीवन बिताया था। शुरू में जब उनका मन पाठशाला जाना यानी स्कूल जाने में लगता था, क्योंकि उनको स्कूल जाना था बचपन से, और पर उनके जो दादा थे वो अपने पिता को दादा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनके पिता को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि उनका यही मानना था कि स्कूल जाके कोई इंसान कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि करना तो घर का काम ही है, जैसे कि खेती करना वगैरह वगैरह, दूसरे काम करना। लेकिन जो आनंद यादव लेखक दूसरे विचार के थे, उनका ये मानना था कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा, अगर मैं कुछ पढ़ूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, और इस नौकरी से मैं 4 पैसे कमा सकता हूँ और अपना घर बार, अपना गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन उनके पिता को ये स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था स्कूल जाके तो सिर्फ पैसों की बर्बादी है, उल्टा हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जब हम कब कमाएंगे हमको क्या पता है, क्योंकि स्कूल से बच्चा क्या कमाएगा। अगर कमाना हो तो खुद का धंधा तो खड़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन लेखक कुछ अलग विचार के थे, तो बस ये बताते हैं कि उन्होंने शुरू से ही संघर्ष करना चालू कर दिया था। जब उनके पिता ने उनको स्कूल जाने से मना कर दिया, तो उनकी माँ और देसाई सरकार का काफ़ी सहयोग शामिल था, क्योंकि उनके माध्यम से ही वह स्कूल जाने की उनकी प्रेरणा पूरी हुई। फिर जब लेखक ने स्कूल जाना चालू किया था, तो भी वहाँ पर भी उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग उसको मतलब कम मुंह लगाते थे, उसे कम बोलते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि ये थोड़े मतलब अलग जाति के हैं, नीच जाति के हैं, तो वे उनसे थोड़ा कम ही बोलते थे। इस प्रकार उसमें भी उसने संघर्ष अपना चालू रखा। फिर जब उनके मन में कवि बनने का भूत सवार हुआ, फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, क्योंकि उनकी कविता में मराठी भाषा के अध्यापक नव सौंदलकर स्वयं कविता लिखते थे और स्वयं कविता बोलते भी थे। उनकी वजह से लेखक को उनके मतलब खुद पर भी कवि बनने का भूत सवार हुआ, और इस प्रकार उन्होंने पत्थर के ऊपर, भैंस की पीठ के ऊपर अपनी कुछ कविता लिखनी शुरू करी। जैसे कि वो कई मतलब बाहर जाते थे, कभी शांत जगह पे, वहाँ की उनकी सीनरी को देखते थे, और इसी के माध्यम से वे खुद की एक अपनी कविता तैयार करते थे, और वे अपनी कविता अपने मराठी भाषा के अध्यापक यानी उनके वो नव सौंदलकर को जाके बताते भी थे कि उनकी कविता कैसी है और उनकी कविता में क्या सुधार करना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ऐसे में। और कभी कभी तो वो रात को भी, आधी रात को भी अपने मराठी भाषा के अध्यापक मतलब उनके अध्यापक के साथ चले जाते थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि अगर मैं किसी भी प्रकार से अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दूं अपनी कविता के ऊपर, तो मैं एक काफ़ी अच्छा कवि बन सकता हूं। बस यही कवि मतलब कविता का समरी है कि कवि ने अपने जन्म से लेकर आखिर मरते दम में तक संघर्ष में ही अपना सारा जीवन बिताया है। ये थी इसकी शॉर्ट समरी। अब आ जाते हैं इसके दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर। जैसे कि जूझ शीर्षक, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसके 2 पैराग्राफ में ले रहा हूँ। जैसे कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर आधार करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि क्या शीर्षक कथा नामक में किसी केंद्रीय चरित्र विशेषता को उजागर करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष करना। पाठ का शीर्षक संपूर्ण कथा के केंद्र में निहित है, यानी संपूर्ण एवं सार्थक है, मतलब सटीक है। कथानवाचक संपूर्ण जीवन संघर्ष में ही बिताना दिखाई देता है। पहले वह पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करता है, जिसमें उसकी माँ और देसाई सरकार का काफ़ी सहयोग शामिल होता है। पाठशाला में भी वह कथानीय अपनी अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जहाँ उसे सहयोगी उसके कवि बनने के लिए संघर्ष किया। पत्थर की शाला या पत्थर की मतलब पत्थर पर लिखना या भैंस की पीठ पर लिखना, पर उसे संघर्ष उसका
सहयोग न वा सौंदलकर नामी मराठी अध्यापक ने किया था। इस प्रकार वह हमेशा संघर्ष में ही लगा रहा। अतः यह कहना उचित है कि जूझ शीर्षक सार्थक एवं सटीक है, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन संघर्ष में ही बिताया था। इस शीर्षक से कथानक की संघर्ष में प्रगति ज्ञात होता है। वे दादा द्वारा पाठशाला जाने पर रोक लगाने पर भी वह माँ और देसाई सरकार पर विश्वास प्राप्त करना सफलता कर लेता है। इस शीर्षक से कथानक के संघर्ष में प्रकृति के दादा पाठशाला जाने को रोक लगाने पर भी वह माँ और देसाई सरकार का विश्वास प्राप्त करना सफल प्राप्त कर लेता है। पाठशाला की विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए जूझना है और तभी वे मॉनिटर बनने तक स्वयं कविता लिखने में सक्षम हो चुका। से फर्स्ट, अब आ जाता है इसके सेकंड पर। जैसे कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। लेखक की पाठशाला के मराठी अध्यापक न वा सौंदलकर स्वयं कविता लिखते थे, स्वयं कविता और पाठ पढ़ाते भी थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह को ज्ञान कराते थे। कविता के भाव उनके मुंह से प्रकट होते थे, जिससे लेखक बहुत प्रभावित हुए। जब वे एक बार अध्यापक के मालती लता पर कविता लिख दी तो लेखक के अनुभव किया कि कवि भी हमारे सम्मान टॉन हान मास का होता है। तभी उनसे प्रेरणा लेकर उसने सोचा कि हमारे आसपास गांव, खेत आदि में कितने ही दृश्य हैं जिसे कविता बनाई जा सकती है, और उनके पगबूंदी प्रारंभ कर दी। और मास्टर जी के प्रोत्साहन से उन्हें बालकों के संबंध काठिया किया, काव्य पाठ किया और पाठशालाओं के समारोह में गायन का अवसर प्राप्त किया। इस प्रकार लेखक ने कविता लिखने का आत्मविश्वास प्राप्त किया। तो दोस्तों सेकंड, ये था अब थर्ड। जैसे पूरा क्वेश्चन मेरे लिखा हुआ नहीं है तो आप नोट कर लेना क्वेश्चन। जैसे श्री से लेकर जुगाई तक है। जैसे श्री न वा सौंदलकर लेखक की पाठशाला के मराठी अध्यापक थे। लेखक के अनुसार वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया जाल व उसके साथ ही रसीलता भी उसके काव्य में थी। वे भाव विभोर होकर, यानी बिना किसी टेंशन से मुक्त किए, मतलब अपने ही मन में खोए हुए से कविता पढ़ाते थे। वे अभिनय के साथ साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। लेखक अपने आँखों और कलाओं की पूरी प्राण शक्ति के साथ मास्टर जी की कविता का रसनान करते थे, मतलब अपने अच्छे तरीके से उनको सुनते थे। कभी कभी लेखक अपनी कविता बनाने और उनका संशोधन करते। कभी कभी तो वे रात को उनके घर चले जाते थे। मास्टर जी भी उन्हें कविता की भाषा की स्थिति, संस्कृत भाषा का प्रयोग, अलंकार, योजना, लय, छंद व शुद्ध लेखन आदि वे से अवगत कराते थे, यानी उनकी कमियों के बारे में बताते जो लेखक ने अपनी कविता में लिखी हुई थी। इस प्रकार वे हर समय हर प्रकार से लेखक का उत्साह बढ़ाते रहते थे और इन्हीं सब बातों से लेखक का कविता की रचना और रुझान बढ़ता गया, मतलब और आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो दोस्तों थर्ड, अब आ जाते इसकी फोर्थ, और अब आ जाते इसके फिफ्थ पर। आपको से लेकर उत्तर दे भी मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर लेना भली बुक से। तो इसका आंसर मैं बोलता हूँ। हमारे विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव की रुविया सही है और लेखक के पिता और रुविया अनुचित है। लेखक की यह सोचती कि वह पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में होंगे, बिठवा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। दत्ताजी राव की रुविया भी सही है, क्योंकि उन्होंने लेखक के पिता को डांटा और उन्हें पाठशाला जाने के लिए भेजा, तथा यह भी कहा कि यदि तुझे तेरा बाप पाठशाला से रोके तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता का पढ़ने के बारे में यह रुविया थी कि तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है कि तू बालिसर यानी वकील नहीं बन जाएगा। एकदम अनुचित है। वास्तव में यह संबंध स्वयं ऐशो आराम की जिंदगी बिताकर लेखक की खेती के धंधे में डाल लगाना चाहते थे। मतलब लेखक का उनके पिता का यही मानना था लेखक के कि वो अगर पढ़ जाएगा तो वकील नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसको आखिर में करनी उसकी खेती ही है उसके बाप की तरह। पर उसकी
लेखक की थोड़ी अलग सोच थी। वे आगे बढ़ना चाहते थे, वे नौकरी करना वो सोचते थे कि अगर पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, धंधा कर सकूंगा, 4 पैसे होंगे। बस यही सोच उनके और उनके पिता से उनको अलग करती है। ये थी दोस्तों इसकी शॉर्ट समरी एंड क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।